हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं जो भी आर्टिकल आपको समझाऊंगा उसको हॉलिस्टिकली समझाऊंगा, 360 डिग्री उसका कवर करूंगा, ताकि एक पर्टिकुलर आर्टिकल को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और कैसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है वो आप समझ पाएंगे। और बाकी जो आर्टिकल रहेंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको भी आप इसी तरीके से कैसे पढ़ सकेंगे। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। तो अभी प्री के समय पे आपका स्पेशली 50 बिफोर प्री 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा एवरी वीक। तो जो भी क्लासेस में हम पढ़ाएंगे उसके ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस रहेंगी वो आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के पैटर्न से ही रहेगा, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन का एक आइडिया हो जाएगा। और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो मेंस का आंसर राइटिंग रहेगा वो भी हम हर वीक करते रहेंगे ताकि आप बेटर आंसर लिख पाए। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिससे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस का, पूरे सिलेबस का। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, वो चाहे आपके रेगुलर टेस्ट के बारे में हो, आंसर राइटिंग हो, स्टडी मटेरियल का हो, क्लासरूम रिलेटेड डाउट हो, सभी डाउट कैटर कर दिए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट एनजेएसी के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी और कॉलेजियम सिस्टम प्लस जो ओवरऑल सिस्टम है जुडिशरी को अपॉइंटमेंट जो देता है। तो अभी हाल का जो सिस्टम है, करंट जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ओन इनोवेशन है और उसी को कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम की। एक ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस रहते हैं विद सीजेआई और वो आपके नाम को रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट बाउंड रहते हैं पर्टिकुलर नाम को कंसीडर करने के लिए। तो इसके वजह से क्या है, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से आपके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का और नेपोटिज्म का या फिर अंकल जज जो सिंड्रोम है उसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। तो इसीलिए क्या किया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत, ये रहा इधर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। तो इसमें क्या किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई और ये जो कमेटी रहेगी इसमें जुडिशियल मेंबर्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है प्लस एक्सपर्ट मेंबर इसमें रहेंगे, जो आपके कौन से जजेस जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट होंगे या फिर अपॉइंट किया जाएगा वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जो एनजेएसी था इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2015 कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है प्लस जो आपकी एग्जीक्यूटिव का जो इन्फ्लुएंस है ओवर जुडिशरी वो बढ़ जाएगा और इससे क्या है, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो अंडरमाइन हो जाएगा। ऐसा तर्क देते हुए या फिर जस्टिफिकेशन देते हुए इस लॉ को या फिर इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड करार दिया गया। तो हाल ही में अभी क्या हुआ, अभी जो कोर डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ है, तो हमारे नए जो सीजेआई है, 53rd सीजेआई ऑफ इंडिया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, सूर्यकांत जी, तो उन्होंने ऑरली ये चीज़ एग्री की है कि लिस्ट करेंगे एनजेएसी का जो मुद्दा है उसको, तो रिवाइव करेंगे नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसको, और जो करंट आपका कॉलेजियम सिस्टम है जो कि काफ़ी आपके क्रिटिसिज्म में रहता है, इसको अबॉलिश करेंगे। तो इसमें वही जो प्ली है फाइल किया गया है बाय एडवोकेट मैथ्यू जी, तो उसके ऊपर अभी क्या है इसके ऊपर चर्चा होनी है। तो मैथ्यू जी ने ये चीज़ मेंशन की है कि जो स्ट्राइक डाउन किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, उसको एक ग्रेट रॉन्ग बताया है और जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म में है ही, और इसको सिनोनिमसली देखा जाता है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म की, जिसमें जज को ही अपॉइंट कर रहे हैं और जज के फैमिली मेम्बर्स को ही अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरा इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एनजेएसी था
उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था बाय 4 जजेस बेंच ने इसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो अभी जो 4 जजेस बेंच ने इसको स्ट्राइक डाउन किया था, लेकिन जिस एक्ट को या फिर जिस अमेंडमेंट को लाया गया था उसको लाया गया था यूनानिमसली बाय द पार्लियामेंट, और हमारे पार्लियामेंट में 543 मेंबर है। तो इसका मतलब क्या है, जुडिशरी ने जो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट की जो पावर है उसको नकार दिया है इसमें। तो पार्लियामेंट क्या दिखाती है, विल ऑफ द पीपल। तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेसी को। तो अगर डेमोक्रेसी में जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को लेके अगर कोई क्रिटिसिज्म है, उसमें कोई आपकी ठीक होना है उसको, तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो एक्शन लेगा, और उस एक्शन को जब नल एंड वॉइड किया गया तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आया है। तो अभी इसीलिए लीगल डिमांड यही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिप्लेस करके एनजेएससी वाला जो मेथड है उसको लाया जाए फॉर जजेस अपॉइंटमेंट। तो इस जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जज को अपॉइंट करते हैं या फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कब से डेवलप हुआ उसके बारे में हम थोड़ा इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो प्री 1981 में अगर देखें, 1981 के पहले, तो उसमें एग्जीक्यूटिव का प्राइमेसी होता था जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। नो डाउट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उनसे कंसल्ट किया जाता था कि किनको अपॉइंट करना है कोर्ट के अंदर से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। वो सीजेआई के साथ कंसल्ट हुआ करता था, कंसल्टेशन लिया जाया करता था, लेकिन जो कंसल्टेशन था वो बाइंडिंग नहीं था। इसके बाद आपका क्या हुआ, फर्स्ट जजेस केस आया। तो 3 जजेस केस हम देखेंगे, टोटल 3 नहीं 4 जजेस केस देखेंगे, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, देन फोर्थ जजेस केस। तो इसमें फर्स्ट जजेस जो केस है, इसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। तो जो सीजीआई के साथ कंसल्ट किया जाता था बाई प्रेसिडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव, तो उसको सिर्फ कंसल्टेशन की तरह ही देखा जाना है, उसको कंकरेंस की तरह नहीं देखा जाना है। इट मीन्स ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा कि किनको सीजीआई बनाना है, तो सीजीआई जो कहेगी वो एक एडवाइस रहेगा, और वो बाइंडिंग नहीं रहेगा ऑन प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट और द एग्जीक्यूटिव वाज नॉट बाउंड बाय द सीजीआई's एडवाइस। उसके बाद क्या हुआ, जो सेकेंड जजेस केस था उसमें क्या किया गया, जो ये आपका 1981 फर्स्ट जजेस केस जो था, वर्डिक्ट था, इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया, और इससे क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम की डेवलप हुई। और इसमें ये चीज़ मेंशन कर दिया गया कि जो कंसल्टेशन रहेगा उसका मतलब होगा कंकरेंस, मतलब जो आपके हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो उनके ऊपर बाइंडिंग तौर पे ये रहेगा कि सीजीआई प्लस जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कॉलेजियम रहेगा, और वो कॉलेजियम जो भी डिसाइड करेगी वो प्रेसिडेंट को मान के चलना होगा कि किन जज साहब को सीजीआई बनाना है। फिर थर्ड जजेस केस आया। तो इसमें अब थर्ड जजेस केस में बस यही है कि 2 जजेस, टोटल जो 3 जजेस का आपका कॉलेजियम था उसको 5 जजेस का कॉलेजियम बना दिया गया। सीजीआई तो थे ही, प्लस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को ला दिया गया। बाकी जो आपका कंसल्टेशन कंकरेंस रहेगा वो तो 1993 में ही आ गया। तो मतलब फाइनली जो कॉलेजियम सिस्टम है वो 1998 में फुल्ली डेवलप हो गया, और अभी जो सिस्टम है उसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो आपके जजेस को अपॉइंट करते हैं, इंक्लूडिंग सीजीआई। फिर आया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्यों आया, क्योंकि इसमें अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजीआई, मतलब जुडिशियरी ही जुडिशियरी को अपॉइंट कर रही है। तो इसमें प्लस जो भी अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसका जो फंक्शनिंग है वो उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का एलिगेशंस लगते रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का एलिगेशंस लगते रहा है, फिर नेपोटिज्म का एलिगेशन लगते रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, इस चीज़ को खारिज करने के लिए, दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, और ये पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया, जिसने कॉलेजियम को रिप्लेस करना था। लेकिन इसको 4 जजेस केस में, इट मीन्स 2015 में एससी ने, अर्थात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी एक्ट को आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, वो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो एग्जीक्यूटिव इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो अभी वही मुद्दा इसमें उठ के आया है कि 53rd ऑनरेबल सीजेआई ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है, ऑरली एग्री किया है कि एनजेएससी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो क्या इशू रिलेटेड है कॉलेजियम सिस्टम से, एक ओपेसिटी है, ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहना, देन नेपोटिज्म के चार्जेस लगे रहते हैं, अंकल जज का सिंड्रोम कहा जाता है इसको, अकाउंटेबिलिटी लैक्स है, और चैलेंजेस विथ एनजेएससी क्या है, इफ रिवाइव, तो इसमें एग्जीक्यूटिव रहेंगे, तो इसमें इंक्लूजन ऑफ द लॉ मिनिस्टर एंड इमिनेंट पर्सन,
तो इमिनेंट पर्सन जो है उसको चूज किया जाएगा बाय अ पैनल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो इससे क्या है, आपकी ये 6 मेंबर बॉडी होगी। तो 3 जुडिशरी के तरफ से, 3 आपके रहेंगे एग्जीक्यूटिव के तरफ से। तो उससे क्या होगा, इसमें एक आपका एग्जीक्यूटिव का जो क्लॉट है वो ज़्यादा बढ़ सकता है और वो क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंस को थ्रेट कर सकती है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस का, वो आपका वायलेट हो सकता है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी बताया कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अ सिस्टम नॉट मेंशन इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जुडिशरी के द्वारा इवॉल्व किया गया है। फिर है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो आपके 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में लाया गया, जिसमें आपके जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिप्लेस करके आपके एक कमेटी बनेगी जिसमें CJI रहेंगे, 2 सीनियर जजेस रहेंगे, लॉ मिनिस्टर, टोटल कितने हो गए, 3, 1, 4 और 2 इमिनेंट पर्सन रहेंगे। और इस इमिनेंट पर्सन में अगर ये एग्जीक्यूटिव के तरफ से रहे तो इससे क्या है, आपका टाई, आप इसमें एक टाई देख सकते हैं। ओके, देन आपके क्या है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है कि इनवैलिड फ्रॉम द आउटसेट। तो जो आपके NJSC को स्ट्राइक डाउन किया गया तो इसको इनवैलिड करार देना है और इसको रिवाइव करना है, वही चीज़ कही गई है। इन्फीरियर ट्रिब्यूनल किसको कहा गया है, इसमें एक्चुअली ट्रिब्यूनल क्या होता है, ऐसी स्पेशलाइज बॉडी जिनका लिमिटेड जुरिस्डिक्शन रहता है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। तो इसमें एक्चुअली ये जो इन्फीरियर ट्रिब्यूनल यूज़ किया गया है पार्लियामेंट के लिए यूज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट को आपकी इन्फीरियर ट्रिब्यूनल की तरह देखती है कि जो आपका NJSC लाया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसको यूनानिमसली लाया गया था बाय पार्लियामेंट, लेकिन इसको क्वाश कर दिया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब किसको अंडरमाइन किया, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को किस तरीके से देखा गया, ट्रिब्यूनल की तरह, इन्फीरियर ट्रिब्यूनल की तरह। देन हम जब भी आंसर लिखते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे डायमेंशंस चाहिए, तो हम देखते हैं इसमें पॉलिटिकल डायमेंशन। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में हम एक फ्रिक्शन देख सकते हैं बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लीगल में देखें तो जो 124 है आर्टिकल, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, 217 हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। तो जो उनका जजमेंट है, जो उनका अपॉइंटमेंट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिर सोशली अगर देखें तो जुडिशरी में अगर आप देखें तो सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है। तो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे, मतलब वैसे सब कास्ट के ही है लेकिन पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा दिख सकते हैं। जेंडर में मेल जजेस ज़्यादा है देन फीमेल जजेस। रीज़न वाइज देखें तो किसी एक रीज़न से ज़्यादा जजेस आते हैं देन अदर रीज़न, तो वो एक प्रॉब्लम है। और एथिकली अगर इसमें देखें तो हमें ज़रूरी क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको इंश्योर करना है। इंटरनेशनली देखें तो एक कंपैरिजन देखना है हमें यूके के साथ। तो यूके में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा आपका अपॉइंट किया जाता है। यूएस में एग्जीक्यूटिव नॉमिनेशन होता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा, प्लस सीनेट का कंफर्मेशन चाहिए। साउथ अफ्रीका में देखें तो जुडिशियल सर्विसेज कमीशन ही है। तो मतलब इन जो आपके जो फेमस नेशन है, जो आगे बढ़े हुए डेवलप नेशंस है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिस्टम है काफ़ी हमारे देश से काफ़ी अलग है, जिसमें जुडिशरी को अपॉइंट नहीं कर रही है। वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो एक क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना है, फाइनलाइज करना है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कि किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखना है, मेरिट को देखना है, सीनियरिटी को देखना है, डाइवर्सिटी को देखना है, इंटीग्रिटी को देखना है, ना कि नेपोटिज्म को देखना है। यूके का जो मॉडल है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी पावर रहता है। सर्च कमेटी बनानी है, एक परमानेंट सर्च कमेटी होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, बेटर कैंडिडेट्स को चूज कर सके फॉर जुडिशरी। आई होप ये टॉपिक आपको काफ़ी बारीकी से समझ में आया। तो देखिए हमने सिर्फ ये जो इसमें जो बातें कही गई उसी को सिर्फ नहीं बताया है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एडिशंस आपको दिए हैं विद वे फॉरवर्ड एंड ऑल प्लस डायमेंशंस। ओके, देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला जो आर्टिकल है, इंडिया मस्ट चूज डिजिटल सोवरेनिटी और सबमिट टू द न्यू सबटल डिजिटल राज। तो इसमें अभी आप समझ पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है एकदम मैं मोटा मोटा एक शब्द में कहूँ तो डिजिटल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो देखते हैं आगे। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें मेन कंसर्न यही है कि जो एक कंट्री है उसका जिस तरीके से पॉलिटिकल सोवरेनिटी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तो हमारे पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी नहीं थी। सोवरेनिटी का मतलब यही होता है कि एक नेशन का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होता है इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्टर,
कंट्री क्या डिसाइड करेगी, किसके साथ आपके फॉरेन रिलेशन रखेगी, देश के अंदर क्या करेगी, वो अपने हिसाब से जो डिसाइड करती है। तो ब्रिटिश राज के समय पे आपका हमारा कोई भी से नहीं था। बाद में हमने आज़ादी अचीव की बाय लॉट ऑफ स्ट्रगल। उसके बाद हमने पॉलिटिकल सोवरेनिटी को हासिल किया। लेकिन आज के समय पे हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के मामले में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और हम जो आपके जायंट नेशन है उनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि हम अगर ज़्यादा रिलाई करेंगे तो एक नया शॉर्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म आएगा जिसको हम डिजिटल राज कहेंगे, जो ऑलरेडी आ गया है। तो एक क्या ट्रायलामा है ऑफ डिजिटल गवर्नेंस का, तो एक आप डिजिटल एसिडेंसी आप देख सकते हैं, द मॉडल लेड बाय द यूएसए। तो अभी जो यूएसए का मॉडल है जो टोटल कंट्रोल करता है वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को, डेटा को एंड फाइनेंशियल हाईवेज को। दूसरा अगर आप देखें तो डिफरेंट नेशन को अपना जो सोवरेनिटी है वो सरेंडर करना पड़ रहा है फॉर कमर्शियल गेन, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेप्ट कर रहे हैं यूएस के टर्म्स को और यूएस के टर्म्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप खुद से आपका से नहीं है, आपको अगर कोई देश उसके टर्म्स पे काम करवा रहा है, मतलब आप अपनी सोवरेनिटी को लूज़ कर रहे हैं। नॉट ओनली डिजिटल सोवरेनिटी एज वेल एज पॉलिटिकल सोवरेनिटी को भी हम लूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, एक डिजिटल सोवरेनिटी होना ज़रूरी है कि हम अपने हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से, अपने रेगुलेशन के हिसाब से डेटा को कंट्रोल करेंगे कि हमारे देश का डेटा कहाँ रहेगा, कौन से डेटा को कौन कैसे इस्तेमाल करेगा, कौन सी नेशन की कौन सी एमएनसी कैसे इस्तेमाल करेगी, तो वो हम खुद जब देख सकेंगे तब होगा डिजिटल सोवरेनिटी। लेकिन आज के समय पे जैसे जायंट एमएनसीज हो गई, गूगल हो गया या फिर गूगल का प्ले स्टोर, आप देख सकते हैं कि वो उसका जो मार्केट शेयर है इंडिया में देख लीजिए या फिर वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है। तो वो क्या है, एक डोमिनेंट आपकी कंपनी बन गई है जो एक देश के सोवरेनिटी को भी थ्रेट कर सकती है। देन द थ्रेट ऑफ डिजिटल राज, तो ये ऑलरेडी हमने देखा ही है। क्रिटिक ऑफ द यूएस मॉडल, तो यूएस मॉडल को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो यूएस का सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वेपन का ही हेजिमोनी नहीं है, उनका सिर्फ फाइनेंशियल हेजिमोनी ही नहीं है, उनके टेक्नोलॉजी में भी हेजिमोनी है। जैसे स्विफ्ट जो सिस्टम है, जिसमें जो पेमेंट सिस्टम है, उसमें हाल ही में ईरान और रशिया को बैन कर दिया गया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई थी। फिर जो 1999 का जो कारगिल वार था, उस समय हमें जो आपकी लोकेशंस चाहिए थी उसमें यूएसए ने हमें नकार दिया था। जो आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उनका, उसका एक्सेस नहीं दिया था। बाद में हमें इजराइल ने मदद किया और बाद में हमने नेविक को बनाया, नेविगेटिंग विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, अपना डिजिटल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल डेवलपमेंट करनी काफ़ी ज़रूरी है। तो एक समय पे ऑयल होता था या फिर जो आपकी इंटरनेशनल लैंड ऑफ सी कम्युनिकेशंस होती थी, उसको जो भी डोमिनेट करता था वही क्या करता था, ग्लोबल लेवल पे रूल बनाता था। अभी क्या है, न्यू ऑयल 21st सेंचुरी का क्या है, डेटा है। तो इसीलिए हमें डिजिटल सोवरेनिटी जो है वो लानी काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी इंडिया का जो पाथ है इसमें हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जैसे आधार हो, इंडिया स्टेक हो, तो ये सभी हम देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर क्या है, हमें इनमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करनी ज़रूरी रहेंगी। अभी अगर हम इसका हिस्ट्री देखें, प्री कॉलोनियल समय पे, प्री इंडिपेंडेंस या फिर अर्ली पोस्ट कॉलोनियल समय पे देखें तो हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो काफ़ी लिमिटेड था। और उसी के साथ क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने में ध्यान दी। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ CSIR जो है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च को बनाया, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को बनाया, DRDO को बनाया, देन आपके इसरो को बनाया। तो उसी तरीके से क्या किया हमने, आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1980 तक इन सभी चीज़ों में हमने ध्यान दी। लिबरलाइजेशन एंड अर्ली डिजिटल एज में हम अगर देखें तो इसमें 1991 के बाद हमारा मार्केट जो है वो ग्लोबल टेक फर्म्स के लिए ओपन हो गया और इससे IT बूम आया। लेकिन जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर हार्डवेयर्स है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हम USA जैसे देशों से या फिर चाइना, ताइवान जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। जैसे US सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो। अभी माइक्रोसॉफ्ट अगर 10 मिनट के लिए इसको अगर बंद कर दिया जाए तो पूरा हमारा जो देश का सिस्टम है वो रुक जाएगा।
डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा जो सोवरेनिटी है देश का, इवन पॉलिटिकल सोवरेनिटी, वो भी स्टेक पे आ जाता है। तो इसीलिए क्या है, आपके BN श्री कृष्णा कमेटी बना था 2018 में, तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि हमारे देश में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, ताकि हम अपने जो डेटा है, जो डेटा प्रिंसिपल है, मतलब जो यूज़र है, उनका डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि लगभग 80 करोड़ लोग इंटरनेट पे है, तो उनका डेटा कौन सी MNCs किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है अपने बेनिफिट के लिए, वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हाल ही में हमने क्या किया, आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया है। और उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा फ्यूडिशरी है, डेटा फ्यूडिशरी मतलब जो कंपनीज है, उनको हम रेगुलेट करने की इससे कोशिश कर रहे हैं। ओके तो अभी इसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया के डिजिटल सोवरेनिटी को लेके, या फिर क्या हार्डल्स है इंडिया के डिजिटल सोवरेनिटी के पाथ में। तो एक तो है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है बहुत ज़्यादा है। ओवर 90% ऑफ इंडियाज़ हार्डवेयर चीप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं हम फ्रॉम चाइना एंड ताइवान। US के ऊपर हम सॉफ्टवेयर के लिए रिलाई करते हैं। लाइक आपका जो कंप्यूटर चलने का पूरा जो सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट USA से ही आता है। डेटा आउटफ्लो एंड प्राइवेसी रिस्क, 800 मिलियन लोग, मतलब 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। इनका जो वास्ट डेटा है वो आपके अब्रॉड चला जाता है, अब्रॉड के कंट्रोल में रहता है, जो देश को सर्विलियंस करता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता है। साइबर थ्रेट एंड सिक्योरिटी का तो डर है ही, राइजिंग साइबर अटैक, बहुत ज़्यादा साइबर, टॉप 5 साइबर अटैक नेशंस में से एक है इंडिया, जिसके ऊपर बहुत सारे अटैक हर साल होते हैं। देन रेगुलेटरी आप एक गैप जो है वो देख सकते हैं। इवन डिजिटल प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो पहले ड्राफ्ट बिल आया था वो आपका, उसको फिर ब्रॉट डाउन किया, फिर नया बिल आया 23 में, और उसको अभी इम्प्लीमेंट किया जाना है, रूल्स फ्रेम हुआ है। देन इकोनॉमिक एक इम्बैलेंस हम देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर जो है वो उसका 95% शेयर है, हमारे जितने ऐप है उसमें। सोशल एंड डिजिटल डिवाइड अगर देखें तो ओनली 40% रूरल पॉपुलेशन को इंटरनेट का एक्सेस है, जो सोशल कोहिजन को इरोड करता है। फिर आप एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर देख सकते हैं, जैसे ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, या फिर डिजिटल जो इन्फ्लुएंस है चाइना का। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है वो ऑलरेडी मैंने बताई है। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर इसको देखें तो जो सोवरेनिटी का थ्योरी है, तो हॉब्स क्या कहता है कि स्टेट को लेवियाथन की तरह होना है, एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, डेटा को कंट्रोल कर सके, नेशन की से बॉर्डर को ही नहीं, डेटा को भी कंट्रोल कर सके। रूसो का अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखें या फिर जनरल विल थ्योरी देखें, तो इसके लिए क्या है, हर पॉपुलेशन का विल क्या रहेगा कि हमारी डेटा सेफ रहे। तो डिजिटल सेफ्टी सभी को प्रोवाइड करनी काफ़ी ज़रूरी है। फिर फूको का अगर हम डिस्कोर्सेस देखें या फिर नॉलेज को पावर के हिसाब से देखें, तो आज के समय पे डेटा क्या है, पावर है। डेटा में नॉलेज रहता है, उससे हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं लोगों का। तो वो भी एक क्या है, डेवलप नेशन को एक एज प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है। एथिकल बेस अगर इसका देखें तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, मैक्सिमाइज करना है नेशंस के वेलफेयर को, ना कि किसी MNC और कैपिटलिस्ट के वेलफेयर को। इंडिविजुअल का जो राइट टू प्राइवेसी है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। फिर इंडियन फिलोसॉफी में गांधी जी का देखें तो हमें सेल्फ रूल लाना है या फिर स्वराज लाना है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल सेल्फ रिलायंस जो है वो हमें लाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बाकी इसका अगर हम डायमेंशंस देखें तो सोशल डायमेंशन में हमें प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना है, डिजिटल डिवाइड को दूर करना है, लोकल ऐप्स को डेवलप करना है ताकि हम डिजिटली सोवरेन हो पाए। पॉलिटिकली देखें तो नेशनल आइडेंटिटी और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए हमें क्या है, डिजिटल पॉलिसीज़ को उस तरीके से लेना होगा। लीगली देखें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे एक्ट को आपके स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना ज़रूरी रहेगा। एथिकली देखें तो कंसेंट बेस्ड डेटा यूज़ को हमें प्रमोट करना होगा, ना कि एक्सप्लॉयटेशन को। इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट जो नेशन है वो जैसे EU है, उन्होंने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक्ट लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लिया है, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं। और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेटा एक न्यू ऑयल है, डेटा को जो कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना जो वर्चस्व है वो दिखा पाएगा। बाकी NCERT अगर पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताबें पढ़ेंगे, प्लस सिलेबस का देखिए, सोसाइटी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, हर आप सेगमेंट
सेगमेंट से इसको लिंक करके देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा कि स्ट्रेंथन करना है लीगल फ्रेमवर्क को, जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को। डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको आगे बढ़ानी है। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देना ज़रूरी है। जो इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप किया है यूपीआई, आधार, इनको हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ को प्रोवाइड कर सकते हैं। और नॉन वेस्टर्न डिजिटल इकोसिस्टम, एक ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम हम बना सकते हैं। ट्रेड नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं कि रिफ्यूज़ करना है डेटा फ्री फ्लो को, क्योंकि डेटा फ्री फ्लो हुआ तो उसका मिसयूज़ होना लाजमी है। और टैलेंट का डिप्लोमेसी हमें करना है। तो जो हमारे टैलेंट है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, उसको हमें होल्ड करना है हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे देश की सोवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए। बाकी ध्यान रखिएगा, जो 2 मैंने टॉपिक आपको बारीकी से समझाया, ठीक उसी तरह ये पर्टिकुलर टॉपिक का ये आपका मेन आर्ग्यूमेंट है, फिर इसका हिस्ट्री है, फिर इसके चैलेंजेस है, फिर इसका जो की टर्मिनोलॉजीज है उसका एक्सप्लेनेशन है, देन लॉजिकल फिलोसॉफिकल बेस है ताकि चीज़ों को हम इन डेप्थ समझ पाएँ, देन इसका डिफरेंट डायमेंशन है। तो ये इतना समझ जाएंगे तो डायमेंशन आप समझ लेंगे, फिर इसका लिंकेज भी आपको समझ में आ जाएगा। देन वे फॉरवर्ड आप खुद से ही लिख पाएंगे, क्योंकि इतना कुछ हमने देख लिया, प्रॉब्लम देख लिया, तो सोल्यूशन प्रॉब्लम के साथ ही लाई करता है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।